अक्सर किसी लड़की को देखते ही मुंह से एक बार में निकल जाता है कि वाह क्या कयामत है। ऐसे एक बेपनाह खूबसूरत लड़की, हुस्न की मलिका, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि भारतीय हिंदी सिनेमा की जान हुआ करती थी, जिसका नाम था मधुबाला। कहते हैं कि मधुबाला से ज़्यादा खूबसूरत आज तक न कोई हुआ है और ना ही होगा। क्या उसके साथ में काम करने वाले हीरो, क्या प्रोड्यूसर, क्या डायरेक्टर, क्या फिल्म की शूटिंग देखने वाले, जो भी उसको देखता वो उसके ऊपर फिदा हो जाया करता। आज हम आपको बताएंगे मधुबाला की जिंदगी से जुड़ी हुई 50 अनसुनी कहानियां। मधुबाला का जन्म हुआ 14 फरवरी 1933 को। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। ऊपर वाले ने उसको एक खास दिन पैदा किया था कि उसको हर देखने वाला उसके ऊपर फिदा हो जाया करता। मधुबाला की मां का नाम आयशा था, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, जबकि उनके पिता का नाम अताउल्ला खां था, जो कि खैबर पख्तून यानी कि पाकिस्तान के हिस्से के रहने वाले थे। इन दोनों के 11 बच्चे थे, जिनमें मधुबाला का 5वां नंबर आता था। मधुबाला की बचपन का नाम मुमताज जहां था। मुमताज जहां आप जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी का भी नाम था, जो कि बेहद खूबसूरत थी। मधुबाला के पिता मतलब एक बहुत ही नॉर्मल गरीब परिवार से आते थे और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उनकी फैमिली के सारे बच्चे जो है वो मिट्टी के बर्तन बेचा करते। खैबर पख्तून में एक बड़ा हादसा होता है, एक ब्लास्ट होता है, जिसमें उनके 4 बच्चे मारे जाते हैं। उसके बाद वो खैबर पख्तून से दिल्ली आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी उनके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था, गुजारा करना। दिल्ली में आए ये लोग, फुटपाथ के ऊपर ज़िंदगी बसर हो रही थी। अताउल्ला खां साहब रिक्शा चलाया करते थे, तो किसी तरीके से अपने परिवार को मतलब 2 वक्त की रोटी मतलब भी वो ठीक से नहीं दे पा रहे थे। इसी बीच में अताउल्ला खां बड़े निराश परेशान एक दिन अपनी बेटी, जिसका नाम था मुमताज़ जहां, उसको लेकर दिल्ली में कहीं जा रहे थे। तो वहाँ पर उनको एक बड़ा ज्योतिषी मिल गया, एक बड़ा नजूमी मिल गया, जिनको कश्मीरी वाले बाबा के नाम से, जो बहुत वहाँ पर फेमस थे, मशहूर थे। तो इन्होंने वो ये बैठ गए उसके पास और कहने लगे कि मेरा हाथ देख दो, इसमें लिखा है हमको ठीक से, मतलब कुछ तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बड़ा जोशी था, उसने देखा और उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे माथे के उस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये बच्ची कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है। कहले ये मतलब बहुत तरक्की करेगी और इसकी वजह से तुम्हारे घर में दौलत बरसेगी। अब मुमताज़ जहां को पूरा घर, मतलब उन्होंने घर पे ये बात बताई और सबकी, क्योंकि गुर्बत के दिन थे तो सबकी बड़ी उम्मीदें जुड़ गई कि ये कैसे, ये बच्ची से कैसे दौलत बरसेगी। और सब लोग मतलब बड़े अचंभे में थे। और मुमताज़ जहां गाती बड़ी अच्छी थी, मतलब प्यारी सी बच्ची थी, गाती भी बहुत अच्छी होती। तभी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर एक कॉन्टेस्ट था, उसके लिए बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा था। कहीं से पता चला अताउल्ला खां को, तो वो अपनी बेटी को लेके ऑल इंडिया रेडियो गए और वहाँ पे वो जो प्रोग्राम था वहाँ गाने के लिए उन्होंने उस लिस्ट में अपनी बच्ची का भी नाम लिखाया। उसका जब नंबर आया तो बड़ा मतलब हैरान कर देने वाली बात थी। और कहते हैं कि जब ऊपर वाले को कुछ मंजूर होता है तो ऐसा ही होता है। उस दिन का जो वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, उसके जो जज आए थे, जो उसके जज थे, वो राजा राय चुन्नी लाल साहब आए हुए थे। वे बहुत बड़ा नाम थे और आपको याद होगा कि जो संगीतकार थे मदन मोहन, ये उनके पिता हुआ करते थे। बड़ा नाम, संगीत के घराने का बड़ा नाम, उस ज़माने की फिल्मी दुनिया में भी इनका एक बड़ा नाम था। तो उन्होंने जो है उस लड़की को देखा और उसकी बेपनाह खूबसूरती, उसकी आवाज़, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप अपनी बेटी को लेके आइए, इसको हम फिल्मों में काम दिलाएं। और वो लेके गए और उन्होंने जाके मिलाया देविका रानी से। देविका रानी आप जानते हैं, जिन्होंने दिलीप कुमार को काम दिलाया था। दिलीप कुमार का नाम उन्होंने यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखा था और उसके बाद दिलीप कुमार को ब्रेक दिलाया था। वही देविका रानी से उन्होंने इस लड़की को भी ले जाके मिलाया, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब देविका रानी ने उस वक्त एक पसंद फिल्म बन रही थी, उसमें जो हीरोइन के बचपन का रोल था वो इस लड़की को दिया गया, मुमताज़ जहां। अब ये जो लड़की थी उस फिल्म में जब काम कर रही थी, तो एक बड़ी चीज़ ये थी कि उस कहते हैं कि वहाँ पे ना वो पहले गाने लाइव होते थे, क्योंकि इसको 2 गाने भी दिए गए थे जो कि इसको गाने भी थे, उसके अलावा इसको एक्ट करना था। तो वो जब एक्टिंग कर रही थी तो साथ में म्यूज़िक बज रही थी और इसको उस पर डांस करना था। एकदम से ये लड़की रुक गई। जब रुक गई तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी देखा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जो आपका ये
जो म्यूजिशियन है थाप जो है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। तो अब डायरेक्टर को भी लगा और उसके बाद फिर उसने वो एक्ट किया, डांस किया, उसके अकॉर्डिंग जब म्यूज़िक दी गई तो डायरेक्टर भी बहुत हैरान हो गया और उन्होंने कहा कि ये लड़की ज़रूर आने वाले टाइम में बड़ा नाम करने वाली। तो इस तरीके से पहली फिल्म बसंत में काम करने के लिए मुमताज़ जहां को 150 रुपये मिले और उस वक्त ये 150 रुपये की बड़ी कीमत थी। 150 रुपये मिले तो पूरी फैमिली में खुशी से इनकी झूम उठी, घर में खाने पीने की चीज़ें आई और एक छोटा सा मकान ले लिया गया जिसमें ये फैमिली पूरी साथ में किराए पर रहने लगी। अब पूरी फैमिली का जो सारे लोग थे उन सबका जो बोझ था वो इस लड़की के ऊपर आ गया। मतलब सब अब डिपेंड हो गए, सबकी निगाहें इसी लड़की के ऊपर लग गई कि मुमताज़ जहां मतलब आगे काम करेगी फिल्मों में और फिर हम लोग इसी के सहारे आगे तरक्की करेंगे। अब सन आया 1944। मोतीलाल बहुत बड़ा नाम था। मोतीलाल साहब ने अपनी कंपनी में 300 रुपये की नौकरी पर, वे भी मुमताज़ जहां तब कहलाती थी, इनको जो है वो नौकरी दे दी और एक फिल्म में काम लिया। फिल्म का नाम था फुलवारी। अब कहते हैं कि जो मुमताज़ जहां थी उसका शुरुआत में मुंबई में दिल नहीं लग रहा था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुमताज़ जब दिल्ली में थी तो उसकी एक दोस्ती हो गई थी। एक लड़का था जिसका नाम था लतीफ़। बड़ा अच्छा लड़का था, पढ़ाई में बड़ा अच्छा लड़का था और उसकी वहीं जान पहचान हो गई थी। तो जब ये लोग मुंबई वहाँ से आए तो आते वक्त जो है मधुबाला ने उसको एक फूल दिया था और कहते हैं कि मधुबाला की ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोग आए उसको, लेकिन मधुबाला ने बहुत कम लोगों को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने जिसको भी एक्सेप्ट किया उससे उसको रुसवाई मिली। अभी लतीफ़ से क्या मिला ये हम आपको कहानी में आगे बताएंगे। तो जब इंडस्ट्री में काम मिल गया और इसके सारे जो है मुमताज़ जहां का घर चलने लगा, उसी पीरियड में उसकी दोस्ती हो जाती। एक और चाइल्ड आर्टिस्ट थी जिसका नाम था महजबी। अब महजबी कौन थी और ये मुमताज़ जहां, इन दोनों को आप अपने जहन में रखिए और आगे चलकर ये जो लड़की महजबी थी ये इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनती है जिसका नाम था मीना कुमारी। तो अभी मुमताज़ जहां की उम्र सिर्फ 12-13 साल हुई थी। केदार शर्मा एक इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो एक फिल्म बनाने जा रहे। फिल्म का नाम था नीलकमल। उन्होंने इस फिल्म के लिए मुमताज़ जहां को साइन किया और जब सेट के ऊपर मुमताज़ जहां आई उसी वक्त इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो पहुंच गए। चंदू शाह उन प्रोड्यूसर का नाम था। उन्होंने जब देखा कि तो कहा कि यार केदार जी आप इस किस लड़की को लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी उम्र की है। तो केदार शर्मा ने कहा कि छोटी है लेकिन ये एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त करेगी। लेकिन इस बात पे दोनों में ठन गई, इतनी ठन गई कि चंदू शाह ने कहा कि मैं आपके साथ ये फिल्म नहीं करूँगा, मेरे पैसे वापस करो, 75,000 रुपये और कल तक मेरे पैसे वापस कर देना वरना मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा। हालात ऐसे बने कि केदार शर्मा को अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े और उन्होंने अगले दिन पैसे वापस किए, लेकिन वो भी जिद पे अड़ गए कि नीलकमल में काम तो मुमताज़ जहां करेगी। और उसके बाद उन्होंने इस फिल्म में मुमताज़ जहां को नाम दिया मधुबाला। मधुबाला का नाम होता है कि हद से ज़्यादा खूबसूरत। अब नीलकमल में एक और बड़ी ख़ास बात थी कि नीलकमल फिल्म के जो डेब्यू हुआ था जिस एक्टर का, जिस हीरो का, उसका नाम था राज कपूर। राज कपूर ने भी जब पहली बार मधुबाला को देखा तो देखते रह गए। मधुबाला थी ही ऐसी। उनके साथ जिसने काम किया अशोक कुमार, प्रेमनाथ, देवानंद, दिलीप कुमार, जो भी उनके साथ काम करता वो उनके ऊपर फिदा हो जाता। जो भी डायरेक्टर उनके साथ काम करता उनको देखते ही उनके ऊपर फिदा हो जाता। जो भी प्रोड्यूसर उनके साथ काम करता उनका दीवाना हो जाया करता। यही नहीं, फिर मुगल आजम की जब शूटिंग हो रही थी तो चीन के प्राइम मिनिस्टर आए थे, पाकिस्तान के बेनज़ीर भुट्टो के पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी शूटिंग देखने आए। इन सब ने प्रपोज कर दिया मधुबाला को। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुबाला का मतलब जब वो मैच्योर हुई तो उनका दिल सबसे पहले किस हीरो के ऊपर आया। एक फिल्म बन रही थी बादल, फिल्म के जो हीरो थे मधुबाला उनको अपना दिल दे बैठी थी और वो हीरो थे प्रेमनाथ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ख़तरनाक जो विलन हुए थे उनमें से एक। मतलब अजीब से प्रेमनाथ का वो जो है वो चेहरा था,
पर्सनालिटी थी, लेकिन उसके बावजूद मधुबाला उनको दिल दे बैठे थे, क्योंकि बहुत केयरिंग थे वो जो कर रहे थे। मधुबाला की भी उस टाइम में बहुत कम उम्र रही होगी, और ऐसा दिल दे बैठे कि मधुबाला के इश्क में प्रेमनाथ भी एकदम पागल हो बैठे। शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी मधुबाला को पता चला कि ये शादीशुदा हैं, इनकी पत्नी है जो कि राज कपूर की बहन है। तो उसके बाद फिर मधुबाला ने उनको रिफ्यूज़ किया, और उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो चीज़ आड़े आ रही थी वो थी मधुबाला के पिता यानी कि अताउल्लाह खां। वो किसी भी दूसरे धर्म के इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। इसके बाद एक फिल्म आती है मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म ने तो मधुबाला को स्टार बना दिया। हर एक मतलब मधुबाला का इस फिल्म को देखने के बाद दीवाना हो उठा। शम्मी कपूर के लिए भी एक बड़ा मज़ेदार है कि शम्मी कपूर ने जब मधुबाला के साथ फिल्म साइन की, और उसके बाद जब फिल्म का पहला शॉट हो रहा था, वो बार बार अपना डायलॉग भूल जा रहे थे। कई बार जब रिटेक हुआ तो डायरेक्टर ने कहा कि शम्मी कर क्या रहे हो तुम, मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता है, ये क्या हो रहा है। तो शम्मी कपूर बोले कि मैं क्या करूं, आपने ऐसी हीरोइन रख लिया है कि मैं जब उसको देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं, मैं अपने डायलॉग भूल जा रहा हूं। इसके बाद एक और फिल्म आती, अब वो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लव स्टोरी शुरू होने वाली थी। इस फिल्म में मधुबाला के साथ जो एक्टर थे, जो हीरो थे, वो थे किंग ऑफ रोमांस यानी कि दिलीप कुमार, और फिल्म का नाम था तराना। तराना वो फिल्म थी जिसमें कहते हैं कि लोग मतलब कई कई बार, मतलब आज वो फिल्म देख के निकले, फिर दूसरे दिन देखते, फिर तीसरे दिन देखते, मतलब इन दोनों का रोमांस जो पहले पर्दे पर दिखाया गया था उसने पागल कर दिया था उस जमाने के युवाओं को। लोग पागलों की तरह इस फिल्म को देखने जाया करते थे। अब इसके बाद दिलीप कुमार से ऐसा इश्क हुआ कि जिसकी मतलब चर्चाएं, जिसकी बातें, जिसकी खबरें इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। यहाँ तक कि लोग इतना कहने लग गए कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने शादी कर ली है। उसकी वजह ये थी कि जहाँ भी जाते ये दोनों साथ दिखाई देते, और कभी भी कोई मिलने वाला या कोई प्रेस का कोई भी रिपोर्टर दिलीप कुमार के घर जाता तो वहाँ पर मधुबाला मिलती, और या कोई मधुबाला के घर जाता तो वहाँ पर दिलीप साहब मिल जाया करते थे। इसीलिए कहा जाता था कि सभी लोगों की आम चर्चा थी कि इन दोनों ने शादी कर ली। और इन दोनों का प्रेम इसलिए और परवान चढ़ा कि अताउल्लाह खां जो कि उनके फादर थे मधुबाला के, और उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वही साइन करते थे, हर जगह सेट पे वो भी रहते थे, वो आप मधुबाला पे बिल्कुल नज़र रखते थे। उनको भी ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बेटी के लिए ये रिश्ता सबसे परफेक्ट रहेगा। लेकिन अब वो वक्त आने वाला था जहाँ से इन दोनों के रिश्ते में एक बड़ी खटास पैदा होने वाली थी। वजह ये थी कि B.R. चोपड़ा की फिल्म शुरू हुई नया दौर। नया दौर की शूटिंग जो है वो मुंबई में हुई, और उसके बाद कुछ शूटिंग भोपाल में हुई। अब ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। मधुबाला के जो फादर थे उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि आप मुंबई में शूटिंग करिए, आप क्यों बाहर दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है इस पे लेके, मतलब जो है वो बवाल शुरू हो गया। बवाल इतना हुआ, इतना टकराव हुआ कि अताउल्लाह खां ने वो केस कर दिया B.R. चोपड़ा के ऊपर, और कहा कि जो है जानबूझ के वो परेशान करने के लिए दूसरी जगह शूटिंग करने जाते हैं। अब जब केस हो गया तो मामला बड़ा उलझ गया। मामला जब कोर्ट में हुआ तो कोर्ट में गवाही के लिए B.R. चोपड़ा ने नाम रख दिया दिलीप कुमार का कि वो फिल्म के हीरो हैं, वो सही से इस बारे में बताएंगे। अब दिलीप कुमार जो है वो फिल्म के हीरो थे, और जो फिल्म की हीरोइन थी वो उनकी प्रेमिका थी, और जाहिर बात है तो मधुबाला और उनके फादर सबको उम्मीद थी कि दिलीप कुमार आएंगे और उनके फेवर में गवाही देंगे। लेकिन दिलीप कुमार पहुंचते हैं कोर्ट में, और उनसे जब जज ये सवाल करते हैं कि क्या जानबूझ के परेशान करने के लिए शूटिंग दूसरी जगह पर रखी गई है, तो दिलीप कुमार कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी की डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग डायरेक्टर जो है वो शूटिंग बाहर कर रहे हैं, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी जगह सही है। अब ये जो बात होती है, दिलीप कुमार की गवाही होती है, उसके बाद फिर जज जो है वो फिल्म कहते हैं कि नहीं, डायरेक्टर सही है, और उस फिल्म के वो चाहे हीरोइन रखना चाहें वो अपनी फिल्म से हीरोइन बदल दें। और इसके बाद ठन जाती है, मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया जाता है, और फिल्म में
एक्ट्रेस रखी जाती हैं वैजयंती माला। अब ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है मधुबाला के फादर को, और वो कहते हैं कि अब ये रिश्ता उनको मंजूर नहीं है। हालांकि इसके बावजूद मधुबाला चाहती थी कि जो उनका रिश्ता दिलीप कुमार से, जो उनका प्यार है, जो सच्चा प्यार है, जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से फिदा हो चुकी थी और कहती थी कि पूरी ज़िंदगी उन्हीं के लिए है, वो चाहती थी इसको किसी तरीके से रिश्ता बना रहे। मुग़ल आज़म की शूटिंग चल रही थी, वो मुग़ल आज़म की शूटिंग सेट पे उन्होंने कहा भी कि आप मेरे वालिद से जो है वो माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन ट्रेजेडी किंग जो इंडस्ट्री के भी किंग थे दिलीप कुमार, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। और जब वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए तो मधुबाला, मतलब वो सब कुछ था, लेकिन मधुबाला के लिए उनका इश्क भी बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन उससे ज़्यादा वो बचपन से जो अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रही थी वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और दिलीप कुमार मधुबाला के बीच में बातचीत होना तक बंद हो गई। अब मधुबाला को जो बीमारी थी, जो उनको बचपन में मरमर सुनाई देता था, उनके हार्ट में मरमर की आवाज़ आती थी, वो धीरे धीरे बढ़ चुका था। सुराख, जो दिल का सुराख था, वो बढ़ चुका था और उस वक्त जो है इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं था, मुमकिन नहीं हो पा रहा था इंडिया में कहीं। मधुबाला की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी और इसके बावजूद वो मुग़ल आज़म कर रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म से उनको बहुत ज़्यादा मेहनताना भी मिल रहा था। इस फिल्म में उनकी फ़ीस बहुत हाई थी, जो उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी थी और उनके इलाज के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। हालांकि मधुबाला को देख के कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो अंदर से इतनी बीमार हैं, क्योंकि उनका चेहरा जो ऊपर वाले ने कुदरती बनाया था वो बेहद खूबसूरत गुलाबी सा चेहरा, उसके बावजूद जो उनका वो मोनालिसा वाला स्टाइल था, जो उनकी स्माइल थी। और दुनिया में कहते हैं कि 99% लोग राइट साइड से मुस्कुराते हैं, जो थोड़ा सा वो मधुबाला एक ऐसी थी जो लेफ़्ट साइड से मुस्कुराती थी। तो उनके फेस से पता ही नहीं चल रहा था कि वो अंदर अंदर बीमार है। आप मुग़ल आज़म देखिए, वो बहुत ही उनकी उस पीरियड की वो फिल्म है जब उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन क्या खूबसूरत लगी है इस पिक्चर में मधुबाला। और मधुबाला की हालत बहुत ख़राब थी, इसी बीच में एक और फिल्म साइन करते हैं। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी, जिसमें उनके हीरो होते हैं किशोर कुमार। और किशोर कुमार आप जानते हैं कि बहुत ही जॉली नेचर के इंसान थे, हर वक्त हंसना हंसाना, और एक तरफ उनका दिल टूटा हुआ था, इतना बीमार थी वो। और ऐसे में एक इंसान मिलता है जो 24 घंटे मतलब एनर्जेटिक, उनसे हंसी मजाक करता है, उनको खुश रखता है। तो अब वो किशोर कुमार की दोस्ती उनके साथ बहुत गहरी होती चली गई। अब वो इसी बीच में एक दिन किशोर कुमार ने उनको प्रपोज़ कर दिया। किशोर कुमार उस वक्त इंडस्ट्री में मतलब एस्टेब्लिश हो चुके थे, काफ़ी पैसे से भी वो उनके पास थे, हर तरीके से वो ख्याल रख सकते थे। तो उन्होंने प्रपोज़ कर दिया एक दिन मधुबाला। अब प्रपोज़ कर दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में अब मज़हब, जो धर्म था, वो आड़े आ गया। और मधुबाला ने कहा कि नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती, हम दूसरे मज़हब में शादी नहीं कर सकते। तो किशोर कुमार ने कहा कि तुम परवाह मत करो, तुम्हें अपना धर्म नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा और तुम्हारा धर्म अपना लूँगा। किशोर कुमार जानते थे कि उसके दिल में छेद है, उनकी हालत ख़राब है, इसके बावजूद वो हर कंडीशन में मतलब धर्म, बीमारी, सबके नाम पर वो अपनाना चाहते थे मधुबाला को। तो मधुबाला का दिल भी ऐसे इंसान के ऊपर आ गया कि जिसने मतलब अपने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि इससे पहले वो दिलीप कुमार, जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, उन्होंने अपने करियर के लिए या अपनी बात रखने के लिए उन्होंने मधुबाला को मतलब धोखा दे दिया था, ऐसा उनको लग रहा था। तो एक तरीके से वो किशोर कुमार के ऊपर फिदा हो गई और यहाँ से उन्होंने फैसला कर लिया कि वो किशोर कुमार से शादी करेगी। अब क्योंकि मधुबाला को अपने ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाना था, इसलिए आनंद फानंद में किशोर कुमार और उनकी शादी हो गई। अब मुग़ल आज़म की शूटिंग हो रही थी और मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान करीब 80 किलो की लोहे की बेड़ियाँ जो है वो मधुबाला को पहननी थी और मधुबाला ने पहनी उनकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद। और जब उन्होंने इसको पहन के शूटिंग शुरू की तो कुछ दिन के बाद उनको खून की उल्टियाँ होने लगी। किसी तरीके से फिल्म मुकम्मल की गई और उसके बाद मधुबाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब किशोर कुमार ने उनके लिए एक अलग फ़्लैट ख़रीदा था, बड़ा आलीशान फ्लैट मुंब्रा में उनको लेके दिया था। वहाँ पे वो रह रही थी किशोर कुमार के साथ।
मतलब उनकी बहुत केयर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में किशोर कुमार का ग्राफ बढ़ गया, उनकी गाड़ी चल निकली। एक तरफ एंट्री होती है राजेश खन्ना जैसे स्टार की और पूरे देश में किशोर कुमार की धूम मच जाती है। अब किशोर कुमार अपने करियर में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता है कि वो जा पाएँ, रोज़ मिल पाएँ मधुबाला से। और मधुबाला की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे ऑन बेड हो चुकी थी। किशोर कुमार यूं तो उनकी मदद करते थे, फाइनेंशियली मदद करते थे, लेकिन अब वक्त नहीं दे पा रहे थे। जिससे मधुबाला पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो भी आया वह किसी न किसी वजह से उनसे दूर हो गया। लेकिन कहते हैं कि मधुबाला अपनी फैमिली के लिए, दूसरों के लिए जीती आई। इसका एक बड़ा उदाहरण है फिल्म मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म के आधे से ज़्यादा जो शूटिंग हुई थी उसमें दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में रिश्ते ख़त्म हो चुके थे, इनके बीच में बातचीत नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों जो है, दोनों का इश्क जो स्क्रीन के ऊपर फिल्माया गया है, वो कहते हैं कि आज तक की जो भी रोमांस का सीन फिल्माया गया है उनमें सबसे बेहतर है। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान उनके नाक और मुंह से भी खून आ जाएगा। अब मधुबाला बहुत बीमार एकांतवास में पहुंच चुकी थी। कभी कभी कोई उनको देखने आता था। इसी बीच में उनको देखने पहुंच गए दिलीप कुमार जिन्होंने कुछ वक्त पहले सायरा बानो से शादी कर ली थी। दिलीप कुमार जब देखने के लिए आए तो मधुबाला ने कहा कि मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है, बहुत खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है, तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। 21 फरवरी 1969 मधुबाला की हालत बहुत बिगड़ गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 23 फरवरी को सुबह 9:30 बजे भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत हीरोइन, जिसके ऊपर पूरा देश का दिल धड़कता था, उसकी दिल की धड़कन सदा के लिए बंद हो गई। अब जिस कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया वहाँ पर उनके आसपास में नौशाद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, साहिल लुधियानवी जैसे दिग्गज इंडस्ट्री के लोगों की कब्रें हैं। कहते हैं कि मधुबाला का जब जनाजा निकला तो उसमें इंडस्ट्री के सभी दिग्गज शामिल हुए, उनको सुपुर्दे खाक करने पहुँचे। उनकी जो कब्र थी उसके ऊपर आखिर में एक फूल रखा गया। ये फूल रखने वाला वही दिल्ली का लड़का लतीफ़ था, जिसको मधुबाला ने वो फूल दिया था, जो उनकी डायरी में हमेशा रखा रहा। और वो लड़का अब इंडिया का एक बड़ा IRS अधिकारी था और कहते हैं कि वो भी मधुबाला का प्यार कभी नहीं भूल पाया। लेकिन सबसे आखिर में मैं उस बात का जिक्र करने जा रहा हूँ, वो प्रोड्यूसर चंदू शाह, जिन्होंने केदार शर्मा से झगड़ा कर लिया था कि इस लड़की को हीरोइन कहाँ रख लिया। वो आखिर में मधुबाला के पास पहुँचे थे और उन्होंने उनसे कहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ एक फ़िल्म करना चाहता हूँ। उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई और उसका नाम बताया मधुबाला। मधुबाला बहुत मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपके साथ काम करूँगी। मधुबाला इस दुनिया में नहीं रही, मधुबाला चली गई, मगर मधुबाला तारीख़ में ज़िंदा है, लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और आज भी इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस उनको कॉपी करती है और सभी कहते हैं कि काश वो मधुबाला की तरह खूबसूरत होती।